दिल्ली सल्तनत। हम अलग अलग तो सभी वंशों को पढ़े हो, अलग अलग पांचों वंश को पढ़ चुके हो कि नहीं? दिल्ली सल्तनत में 5 वंश कुल आते हैं, है ना, जिसकी ट्रिक भी बताई गई थी, और पांचों वंश को अलग अलग क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो। अब इन पांचों वंशों को हमको एक बार क्या करना है, रिवाइज करना है, एक साथ पढ़ना है। उसमें उन सभी वंशों के प्रमुख शासक, उनका समय और उनके द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्य देखना है। तो दिल्ली सल्तनत, अभी देखो ये जो जो मैप दिख रहा है हमको, ये वर्तमान का मैप नहीं है, ये उस समय का मैप है जब दिल्ली सल्तनत भारत में चल रहा था। अभी देखो ये जो स्थान है, ये जो पाकिस्तान है, अभी इस समय भारत का हिस्सा नहीं है, अब क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत था तब हमारे भारत का मैप कुछ इस तरह था। अभी देखो क्या है, अभी ये मैप यहां से कट चुका है कि नहीं, ये वाला हिस्सा हमारे भारत से अलग हो चुका है। लेकिन दिल्ली सल्तनत के समय पूरा हिस्सा, जितना ये आपको पिंक कलर से या ऑरेंज कलर दिख रहा है, ये पूरा हिस्सा भारत का था, है ना। और दिल्ली सल्तनत देखो, जो दिल्ली से शासन होता था, लेकिन जो अफगान शासक बाबर आया था ना, मुगल मुगल वंश की जिसने स्थापना की थी, वो अफगान से, तो यही इधर ही से तो आया था, इधर से आया था और दिल्ली पे क्या किया था, आक्रमण किया था, इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना किया था। तो ये उस समय का है, ये मैप कब का है, दिल्ली सल्तनत जब चल रहा था उस समय का है। क्योंकि तुमको ऐसा ना लगे कि अब तो भारत का मैप ये देखो बना है ना, जहां से है ये वाला हिस्सा उस समय अपने भारत में था, लेकिन अब जो भारत का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो अब दिल्ली सल्तनत के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। चलो अब देखो पहला मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत आता है ना, मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत आता है। उसमें कुल 5 वंश हैं। देखो सल्तनत काल जो दिल्ली सल्तनत जिसको हम कहते हैं, वो 1206 से 1526 तक चला। 1206 से प्रारंभ होता है गुलाम वंश से, और 1526 तक लोधी वंश के समापन तक चलता है पूरा दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या लिखा है, कुल 5 वंश। कितने वंश हैं, 5 वंश, जिसमें पहला गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, फिर दूसरा खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, फिर तीसरा तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, और चौथा सैयद वंश जो 1414 से 1451 तक, और पांचवा लोधी वंश जो 1451 से 1526 तक। इसके लिए देखो एक आसान सी ट्रिक बताई गई थी, जिससे हम इन सभी वंशों को इनके क्रम के अनुसार ही याद कर सकें, हमें भूले ना, क्योंकि परीक्षा में अक्सर इनका क्रम ही पूछा जाता है ना, कि दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों को क्रम से लिखो। आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते हो कि पहले गुलाम आया था तो पहले आप खिलजी लिख दो फिर बाद में गुलाम, गलत हो जाएगा। तो इसी को क्रम से हम याद कर सके, उसके लिए ट्रिक थी, गुलाब खिले तो सांस लो। इससे क्या कि गुलाब से का मतलब किससे है, गुलाम। गुलाब से हम समझ सकते हैं कि पहला गुलाम, फिर खिले से मतलब खिलजी, तो से मतलब तुगलक, सांस से मतलब सैयद, और लो से मतलब लोधी। तो ये एक आसान सी ट्रिक है जिससे हम इन सभी 5 वंशों को उनके क्रम के अनुसार याद कर सकते हैं। इसका समझ में आया सबको? चलो अगला देखो आगे। अब पहला वंश कौन सा था, पहला वंश कौन सा था, गुलाम वंश। गुलाम वंश में जितने शासक हैं, जितने शासकों के बारे में पढ़ाया गया था, उन सभी शासकों को यहाँ लिखा गया है, उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हैं। तो एक एक करके देखो। सबसे पहले गुलाम वंश में कौन आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 तक गुलाम वंश पे शासन किया। उसने देखो उसको कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को हम इस वंश का संस्थापक कहते हैं। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर इसको देखो लाख बख्श की उपाधि दी गई, क्योंकि ये क्या करता था, दान दान जो है अपने समय में लोगों को दान दिया करता था, वो दान लाखों रुपए में होता था, इसीलिए उसको लाख बख्श कहा गया था। कुरान खां की उपाधि उसको दी गई, क्योंकि वह कुरान को, जो मुस्लिम धर्म का एक प्रसिद्ध पुस्तक होती है कुरान, उसको बहुत सुरीली आवाज में गाया करता था, इसीलिए उसको कुरान खां की उपाधि दी गई। फिर कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया था। कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, उसका निर्माण कार्य किसने शुरू कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में स्थित है, क्या 2.5 दिन का झोपड़ा, उसका भी निर्माण कार्य किसने कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा क्या है दे दी, दूसरा क्या, दूसरा कौन सा शासक है, आराम शाह। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह एक शासक आता है, लेकिन वह इस वंश के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए उसको लिख दिया गया, इसका नाम बस याद रखना है, बाकी इसने कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया, इसलिए जरूरी भी नहीं है। फिर उसके बाद आता है शासक कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश देखो इसको गुलामों का गुलाम कहा गया, क्योंकि ये गुलाम वंश तो चल रहा था, है ना। इसमें ये जो भी कुतुबुद्दीन ऐबक थे, सब खरीदे हुए व्यक्ति थे, इनको राजा या जो मजबूत या जो शासक होते थे वो अपने खरीद लेते थे,
है ना। तो ऐसे इल्तुतमिश क्या था, इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता था, क्योंकि ये खुद गुलाम था और अपने अंडर में भी क्या है, किसी का गुलाम था। अब देखो गुलामों का गुलाम कहा जाता था। उसके बाद 40 सरदारों का गुट इसने प्रारंभ किया था, 40 सरदारों का, जिसमें 40 सरदारों को, 40 योग्य सरकारों का इसने एक गुट बनाया था, एक समूह बनाया था, जो मिलकर इससे शासन की देखरेख करते थे। फिर देखो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कार्य प्रारंभ कराया था, लेकिन पूर्ण नहीं करा पाया था, क्योंकि 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण किसने कराया, इल्तुतमिश ने। उसके बाद यह वास्तविक संस्थापक था, इल्तुतमिश इस वंश का वास्तविक ये संस्थापक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक ये था क्योंकि इसने खलीफा से क्या किया था, इजाजत लेकर गद्दी पे बैठा था, ठीक है। उसके बाद शासक आता है फिरोज शाह। ये अभी कोई इंपॉर्टेंट या कोई जरूरी शासक नहीं था, कुछ भी काम नहीं किया, इसीलिए इसको याद करना जरूरी नहीं है। चलो उसके बाद देखो फिर कौन आता है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्ताना को इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि यह पूरे दिल्ली सल्तनत में अकेली एक महिला थी जो गद्दी पर बैठी थी, शासक बनी थी, और कोई अन्य महिला नहीं थी। देखो इसने 1236 से 1240 तक शासन किया। इसने दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। 40 सरदारों के गुट ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। 40 सरदार का जो गुट बना था उसने इनका विरोध किया था। क्यों विरोध किया था, क्योंकि वो चाहते थे कोई महिला शासक गद्दी पर ना बैठे, तो इनका विरोध किया था। फिर उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके भाई और भतीजे जो दो थे, ये गद्दी पे बैठते हैं बस कुछ ही समय के लिए, लेकिन ये योग्य तो थे नहीं, इनको कुछ आता जाता नहीं था, योग्य नहीं थे, इसीलिए इनको क्या हो जाता है, गद्दी से इनको हटा दिया जाता है। और उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठता है जो 1246 ईस्वी में। यही दोनों भाई इसके और भतीजे ही मिलकर के रजिया सुल्तान की क्या करते हैं, हत्या करवा देते हैं, क्योंकि इनको भी नहीं पसंद था कि हम गद्दी पे ना बैठे, हम राजा ना बने, बल्कि हमारी बहन राजा बने, इनको भी पसंद नहीं था। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पे बैठता है 1246 से 1265 तक। इसने भी कुछ अपने साम्राज्य के लिए कार्य किया। यह देखो एक शांत प्रिय धार्मिक नेता, धार्मिक शासक था, मतलब धर्म इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना। उसके बाद देखो वास्तविक शक्ति, इसके समय में जो वास्तविक शक्ति थी प्रधानमंत्री के हाथ में थी, मतलब ये अपने राज्य में एक प्रधानमंत्री का पद बनाया था जो सबसे महत्वपूर्ण पद था। वो क्या करता था, सारी की सारी शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में थी, सारा काम प्रधानमंत्री करते थे और वो आराम से गद्दी पे बैठा रहता था। वो केवल धार्मिक कार्य करता था, धर्म से जुड़े हुए पूजा पाठ इसी में लगा रहता था। अब प्रधानमंत्री बनाया किसको, बलवन को। किसको बनाया, बलवन को बना दिया प्रधानमंत्री। अब देखो ये क्या, ये एक शासक, इसमें ये अच्छाई थी कि गद्दी से जो भी शासन से पैसा आता था उसका पैसा अपने प्रयोग के लिए नहीं करता था, वो अपने खर्च के लिए खुद मेहनत करता था। खर्च के लिए वो मेहनत करता था, अपना बिजनेस टोपी वोपी बनाता था। क्या करता था, टोपी सिलता था, टोपी, राजा होकर के भी टोपी वोपी बनाता था, उसको बेचने से जो पैसा मिलता था वही अपने ऊपर खर्चा करता था। बाकी जो शासन से जो टैक्स के रूप में पैसा वैसा आता था वो सब प्रजा के लिए दे देता था, वो अपने लिए खर्चा नहीं करता था। अब देखो इसका प्रधानमंत्री कौन बना, बलवन बना। तो जाहिर सी बात है आगे बलवन इसकी हत्या कराएगा और खुद गद्दी पर बैठेगा, और यही हुआ भी। इसके बाद कौन गद्दी पर आया, बलवन। प्रधानमंत्री बनाया था, सारी शक्ति उसके हाथ में चली गई थी, तो वो चाह रहा था कि हम गद्दी पे बैठे, हम राजा बने, और उसने इसकी क्या किया, हत्या करवाया और खुद गद्दी पे बैठा। अब देखो इसने गद्दी पे बैठने के बाद ही तुरंत सबसे पहला काम क्या किया, 40 सरदारों का जो गुट बनाया गया था, किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने, इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्योंकि धीरे धीरे ये जो गुट है, ये जो ग्रुप था, ये बहुत मजबूत होता जा रहा था। ये जिसको चाहता था गद्दी बैठाता था, जिसको चाहता था गद्दी से हटा देता था, तो इसने इसको समाप्त कर दिया। दिल्ली के पास क्या था, उस समय आए दिन हमेशा बीच बीच में मंगोलों का आक्रमण हुआ करता था, तो उसने दिल्ली के पास जंगलों को काटकर पुलिस चौकी बनवा दिया, है ना। कुछ नए किलों का भी निर्माण कराया, पुराने किलों की मरम्मत कराई, और वहां पर सैनिकों की तैनाती की, ताकि मंगोल आक्रमण से बचा जा सके, है ना। उसके बाद देखो अब एक शासक आता है कैकुबाद। यह भी कोई खास कार्य नहीं किया, इसीलिए इसको हम पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्यूमर्स, एक शासक कौन आता है, क्यूमर्स। इसको सिर्फ ये याद रखना है कि यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। परीक्षा में ऐसे पूछा जाएगा कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसलिए हमको इसका नाम याद रखना है कि क्यूमर्स जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था, और इसकी मृत्यु के बाद गुलाम वंश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आएगा, खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना किसने की, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। यह वंश 1290 से 96 तक 6 सालों तक गद्दी पर रहा। अब देखो इसने अपने समय में कुछ खास कार्य नहीं किया, इसने इस वंश की स्थापना की थी, इसीलिए इसको संस्थापक कहा जाता है। और यह एक उदार एवं सही शासक था, मतलब इसने नियमों को क्या कर दिया था, थोड़ा कठोर बना, कठोर से क्या कर दिया था, कम कठोर कर दिया था, लचीला कर दिया था। फिर इसके बाद इसकी मृत्यु के बाद दूसरा शासक आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने देखते ही देखते बहुत कम समय में इसने संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया था, संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया था। उत्तर भारत में इसका प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था, जबकि दक्षिण भारत में अप्रत्यक्ष रूप से इसका सीधा नियंत्रण नहीं था, लेकिन राजा इसके ही थे, इसके ही अधीन कार्य कर रहे थे।
तो देखो इसने क्या किया, सबसे शक्तिशाली शासक था, संपूर्ण भारत पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष इसका नियंत्रण हो चुका था। चित्तौड़, रणथंभौर, गुजरात, वारंगल, धार, इन सभी छोटे छोटे राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया, इसीलिए इसका राज्य का विस्तार बहुत हो गया था। फिर उसके बाद मंगोल आक्रमण इसके समय में जो होता था, उसको मंगोल आक्रमण पर भी क्या किया, विजय पाया। उसके बाद यह एक पहला इसमें ये चीज एक याद करने लायक है, जो पूरे दिल्ली सल्तनत में यह एक ऐसा शासक था जिसने अपने सैनिकों को नगद पैसा वेतन में देता था, जमीन या अनाज या और अन्य कोई चीज उसके बदले में नहीं देता था, कार्य करने के बदले में वो क्या देता था, नगद वेतन देता था। समझ में आई। उसके बाद देखो इसने कुछ महत्वपूर्ण नीतियां भी चलाई, क्या की, अपने साम्राज्य में लोगों की, अपने प्रजा की खुशी के लिए कुछ महत्वपूर्ण नीतियां चलाई। अब देखो कौन कौन सी महत्वपूर्ण नीति थी। एक बाजार नियंत्रण प्रणाली लगाया, मतलब वो बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या है, उसने बाजार में जो भी सामान आता था उसका मूल्य राजा निर्धारित करता था, मतलब अलाउद्दीन खिलजी खुद निर्धारित करता था कि यह सामान कितने में बिचेगा, इससे न ज्यादा न इससे कम में कोई न बेच सकता है, न इससे ज्यादा में कोई खरीद सकता है, उतने में ही बेचना पड़ेगा, ताकि बाजार में जो एक दलाली का या जो बीच में काली कमाई का प्रचलन था वो क्या कर हो जाए, बंद हो जाए। फिर दूसरा, किसानों एवं सरदारों पर नियंत्रण कर लिया। किसानों, जो बड़े बड़े किसान और सरदार थे उस समय, उनको आपस में बात करने, सभा सम्मेलन करने पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि उसको लग रहा था कि ये सब मजबूत स्थिति में है, ये एक समय ऐसा ना आए कि राजा का विरोध करने लगे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, इन पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर राजस्व सुधार, उसने भूमि सुधार और कुछ कृषि सुधार के लिए भी कार्य किया। तो ये 3 महत्वपूर्ण इसकी नीतियां थी। उसके बाद सिहाबुद्दीन उमर शासक आता है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए सिहाबुद्दीन उमर गद्दी पे बैठता है, लेकिन यह भी कोई खास कार्य और नहीं करता है। उसके बाद मुबारक शाह खिलजी आता है, और यह केवल एक इसमें थी कि यह खलीफा की उपाधि, अपने आप को खलीफा मानता था, है ना, राजा से भी ताकतवर अपने आप को मानता था, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। इसकी मृत्यु के बाद खुसरो शाह आता है कुछ समय के लिए, और यह अंतिम होता है। यहीं से देखो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद यह वंश पतन की ओर चला जाता है, यह वंश धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है और समाप्ति की ओर रहता है, और खुसरो शाह इस वंश का अंतिम शासक होता है ना। कहीं कहीं ये मुबारक शाह खिलजी को भी इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। लेकिन अगर मान लो परीक्षा में आता है और अगर खुसरो शाह ऑप्शन में है, खुसरो शाह विकल्प में है, तो हमको इस वंश का अंतिम शासक खुसरो शाह को लगाना है, और अगर यह उत्तर में नहीं मिले तो फिर किसको याद रखना है, मुबारक शाह खिलजी को। ठीक है, अब इनकी मृत्यु के बाद खिलजी वंश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब देखो उसके बाद तीसरा वंश आता है, कौन सा, तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना किसने की, गयासुद्दीन तुगलक ने। यह वंश 1320 से 1325 तक चला। परीक्षा में आज सीधा सीधा यही प्रश्न आया था, गयासुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना किसने की, तो उत्तर में क्या, गयासुद्दीन तुगलक। अब देखो यह संस्थापक था, और इस वंश में सभी शासकों ने नहरों के निर्माण पर कार्य किया, तो नहरों का निर्माण के रूप में भी इसको याद किया जाता है। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक, सबसे विद्वान शासक, लेकिन किस्मत से सबसे खराब शासक था, है ना। इसने क्या किया कि कुछ नीतियां अपने साम्राज्य को अच्छा बनाने के लिए किया, लेकिन किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया, और सारी नीतियां क्या हो गई, असफल हो गई। जिसमें राजधानी परिवर्तन, इसके बारे में डिटेल पढ़ चुके हो, राजधानी परिवर्तन, उसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को ले गया, उसमें बहुत सारे लोग मरे, फिर से राजधानी को दौलताबाद से दिल्ली ले गया, है ना। उसके बाद दोआब में कर वृद्धि, जो गंगा यमुना का क्षेत्र था वहां पे टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन उसी साल सूखा पड़ गया, और फिर बाढ़ भी आ गई, तो पूरी फसल खराब हो गई, इसकी योजना भी असफल हो गई। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, मतलब एक अलग से अपने साम्राज्य में मुद्रा चलाया, लेकिन वह मुद्रा, उसके विपरीत बहुत सारे लोग नकली मुद्रा बनाने लगे, और वह इसकी यह योजना भी क्या हो गई, असफल हो गई। तो नोट में देखो लिखा है कि सभी योजनाएं इसकी क्या थी, असफल थी। उसके बाद देखो फिर फिरोज शाह तुगलक आता है, जो इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। 1351 से 1388 तक गद्दी पर रहता है। यह मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर बैठने वाला होता। अब ये नहरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नहरों के निर्माण, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किसने कराया, फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह गद्दी पे बैठता। ये दोनों शासक कुछ खास कार्य करते नहीं है, केवल हमको याद रखना है कि नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह और नासिरुद्दीन महमूद शाह इस वंश के आखिरी के शासक थे, और इन्होंने कुछ खास कार्य नहीं किया। और इनकी मृत्यु के बाद तुगलक वंश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद देखो तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आता है, सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां द्वारा की जाती है। 1414 से 1421 तक यह गद्दी पर रहता है। यह संस्थापक होता है इस वंश का, इसने स्थापना की थी। सुने होंगे कि इसने खुद युद्ध लड़ करके जीत करके या किसी की हत्या करके गद्दी पे नहीं बैठा था, बल्कि तैमूर एक आक्रमणकारी था, वह भारत आया था, वह युद्ध किया, जीता, और वह खूब धन संपदा, धन उनको लूट करके भारत से अपने देश चला गया। लेकिन जाते समय वह दिल्ली की गद्दी पर किसको बैठा के गया, सैयद वंश के शासकों को दिल्ली की गद्दी सौंप दिया था, और उसी का ही एक व्यक्ति था, कौन, खिज्र खां, है ना, जो इस वंश की गद्दी पे बैठता है।
अब देखो ये अगर किसी ने दूसरे ने हमें गद्दी पे बैठाया है तो उसकी अधीनता हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, उसी के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। तो इसमें सैयद वंश के जितने शासक थे, ज्यादातर शासकों ने तैमूर का ही कार्य किया, तैमूर जो कह रहा था वही कार्य किया। हाँ, उसके बाद देखो फिर मुबारक शाह गद्दी पे बैठता है। 2 मिनट। मुबारक शाह गद्दी पे बैठता है और कई विद्रोह का ये भी सामना करता है। फिर मुबारकाबाद एक शहर होता है जिसका क्या करता है, निर्माण करता है। फिर मोहम्मद शाह गद्दी पे बैठता है। अब देखो ये सब इंपॉर्टेंट शासक, इस ये पूरा वंश ही इंपॉर्टेंट नहीं था, केवल ये वंश चलता है लेकिन कुछ खास कार्य नहीं किया। अब मोहम्मद शाह देखो क्षेत्रीय चुनौतियां, इसके समय में अंदर ही अपने ही आपस में ही क्या हो गया था, विद्रोह शुरू हो गया था। अब इसके बाद देखो फिर अलाउद्दीन आलम शाह आता है और यह लास्ट शासक होता है, इस वंश का अंतिम शासक होता है। फिर पांचवा और अंतिम वंश, दिल्ली सल्तनत का पांचवा और अंतिम वंश कौन सा है, लोधी वंश। अब इस वंश का पहला शासक बहलोल लोधी, जो इस वंश की स्थापना करता है और दिल्ली सल्तनत का विस्तार भी करता है, अपने साम्राज्य का विस्तार भी करता है। फिर देखो सिकंदर लोधी, इस वंश का दूसरा शासक, जो राजधानी परिवर्तन करता है। दिल्ली देखो एक नया नगर भी बनाता है, आगरा 1504 ईस्वी में, और उस नए नगर को अपनी राजधानी बना देता है। दिल्ली से राजधानी कहां ले जाता है, आगरा। फिर उसके बाद लास्ट इस वंश का अंतिम शासक आता है इब्राहिम लोधी, जो अफगान शासक बाबर आता है और इससे एक युद्ध होता है 1526 में, जिसे हम पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में इसकी हत्या हो जाती है और यह इस वंश का अंतिम शासक होता है। इसकी मृत्यु के बाद लोधी वंश समाप्त हो जाता है और मुगल वंश की स्थापना होती है। इसकी हत्या के बाद पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है। 5 वंश थे, 5 वंशों के बारे में जान लिए, ठीक है। चल समझ में आ गया सबको कि नहीं।